कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउट नेट में। भैया न्यूटन के गति के नियम चल रहा था। आज मोस्ट प्रोबेबली हमारी इसकी आखिरी क्लास रहेगी। फिर इसके बाद में आने वाली क्लासेस में हम घर्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले गति का प्रथम नियम देखा, फिर उसके बाद में आने वाली क्लासेस में हमने बल के बारे में, संवेग के बारे में और द्वितीय नियम पर चर्चा करी थी। फिर इसके बाद हमने आवेग देखा और गति का तृतीय नियम समझा था बेटा। फिर उसके बाद में हमने मुक्त पिंड आरेख के बारे में जानकारी हासिल करी, कैसे बनाते हैं। उसी से हमने अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में देखा। फिर उसके बाद में रस्सी में तनाव और स्प्रिंग बल पर हमने सारी बातें कर ली है। मतलब मोटा माटी देखा जाए तो ये चैप्टर यहाँ पर अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी नीट के हिसाब से कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं, है ना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम छदम बल के बारे में पढ़ेंगे। छदम बल या इसे आभासी बल भी कह सकते हो आप। अब ये आभासी बल या छदम बल पे स्पेसिफिकली ऐसे अलग से सवाल कभी नीट में नहीं आए हैं, और इसमें एक दो सवाल जो आए हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी आपको ऐसा खुद ही एहसास हो जाएगा कि सर अगर हमने ये वाला बल के बारे में इतना नहीं पता होता तो भी हम सवाल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कुछ एक दो स्पेसिफिक टाइप के सवाल होते हैं जो छदम बल या आभासी बल से ही होते हैं। वो हम आगे चलकर अभी क्लास में देखेंगे कि आभासी बल वास्तव में होता क्या है और लगता कैसे। और सबसे पहले तो कल की क्लास में जो स्प्रिंग बल पढ़ रहे थे बेटा, स्प्रिंग बल पे एक आध दो सवाल बचे वो हम करेंगे। फिर हम बाधित गति के बारे में देखेंगे, निर्देश तंत्र देखेंगे, छदम बल या आभासी बल पर चर्चा करेंगे, और यांत्रिक लाभ क्या होता है ना। एक छोटा सा 2 मिनट की बात होती है कि यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या होता है, यांत्रिक लाभ हम निकाल कैसे सकते, उस पर चर्चा करने वाले। क्लियर है बेटा? चलिए, तो बिना समय खराब किए हम स्प्रिंग बल पर ही दो और उदाहरण हमारे जो बचे थे ना, स्प्रिंग बल पर आप ऐसा लिख सकते हैं, ये स्प्रिंग बल पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे, है ना। कुछ उदाहरण जो हमारे बच गए थे उन्हीं पर हमें चर्चा करनी हो, तो उन पे चर्चा करते एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल नीट 2017 में पूछा गया था। ठीक है, सवाल क्या है इस पे हम पहले एक बार देख लेते हैं और फिर हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सवाल में बोला गया था कि हमारे पास दो गुटके ए और बी है। अच्छा, इनका द्रव्यमान 3m और m है। फिर बोला है कि आपस में एक द्रव्यमानहीन, है ना, एक द्रव्यमानहीन डोरी से लटके गए हैं, है ना। अब ये लटकाए गए मतलब डोरी का ना तो खुद का कुछ द्रव्यमान है, ना तो यह खींचा सकती है। फिर बोला है कि इस पूरे निकाय को, ये पूरा निकाय है, फिर आरेख में दर्शाया गया है, बिल्कुल सही हमें दिख रहा है सवाल में सब कुछ सर। और एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग से लगे हुए हैं, ये स्प्रिंग भी द्रव्यमानहीन है। चलो, मतलब जो सब कुछ हमें दिख रहा है वो सब कुछ उसने लिखकर दिया है। फिर बोला है कि डोरी को काट देने पर, अच्छा, डोरी को अगर हमने काट दिया, एक कैंची ली और डोरी को तुरंत काट दिया, तो डोरी को काटते ही वहां पर ए और बी के त्वरण का परिमाण क्रमशः कितना होगा। ओहो, बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा ये हम सवाल शुरू करें उससे पहले एक दो बेसिक सी जानकारी हमें होना चाहिए। क्या बात पता होनी चाहिए हमें? सबसे पहले यह आभास होना चाहिए कि सर अगर मान के चलो मैंने एक डोरी को या रस्सी को काटा, तो डोरी को काटते ही क्या होगा, ये बताओ भैया। डोरी को काटते ही क्या होगा? तो सर जैसे ही हम डोरी को काटेंगे तो डोरी को काटते ही यहां पर से तनाव खत्म हो जाएगा, है ना। डोरी को काटने से क्या होगा, ये एक बात बताओ, ये एम ब्लॉक यहां पर क्यों लटका हुआ था? क्या मजबूरी थी इसके जीवन में ऐसी? सर इसके जीवन में एकलौती मजबूरी थी कि यहां पर ये रस्सी में तनाव था। अगर रस्सी में तनाव खत्म तो ये तो मुक्त, है ना, ये तो अपनी जिंदगी में मजे करेगा, वाह भाई वाह, अब कोई लोड नहीं है, ये गिरेगा, बढ़िया तरीके से गिरेगा। ठीक है, तो यहां पर डोरी को काटते ही क्या होगा, तनाव शून्य हो जाएगा। डोरी को काटते ही जो तनाव है या जो टेंशन है वह शून्य हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमको समझ में आनी चाहिए थी। तो यहां पर सर जैसे ही इसे काटेंगे तो इसका अगर तनाव शून्य हुआ, इसका तनाव शून्य हुआ, ये कटी यहां से, तनाव शून्य हुआ, तो ये नीचे की तरफ गिरेगा और ये नीचे की तरफ मुक्त रूप से गिरेगा। कैसे गिरेगा? बी पिंड जो है, बी पिंड
मुक्त गति करेगा। अगर ये मुक्त गति करेगा तो इसका त्वरण कितना हो गया? इसका त्वरण सर जी नीचे की तरफ हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर एक रस्सी के नीचे रस्सी लटकी हुई है, तुमने रस्सी पे जाके काट दिया तो वो तो गिर जाएगा भैया। कॉमन सेंस है तो जी से नीचे गिरेगा। मतलब हमारा आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अच्छा, बी का तो जी त्वरण है। अब ए का त्वरण कैसे निकाले? ए का त्वरण कहां होगा, कैसे निकाले? तो बेटा उसके लिए हमको थोड़ा सा एनालिसिस दौड़ाना पड़ेगा। पहले ये समझते हैं कि यहां पर ये जो स्प्रिंग लगी हुई थी, इसके जीवन में पहले क्या हो रहा था? पहले सर एक 2m द्रव्यमान था और एक m द्रव्यमान नीचे था। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। अच्छा, 3m और m था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ भैया कि यहां पर जो स्प्रिंग है, इसमें तनाव कितना है ना? तो स्प्रिंग में तनाव, तो सर स्प्रिंग में तनाव कैसे देखते थे? स्प्रिंग में तनाव या स्प्रिंग बल पूछ रहा हूं मैं डायरेक्टली आपसे। तो स्प्रिंग बल क्या होता है सर? नीचे वाले सारे तनाव भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर? नीचे वाले जितने हैं, ये यार हमने बहुत 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 बार कर लिया है ना। अब ये आपको रटा होना चाहिए कि जब भी जिसे लटकाई जाती है तो नीचे कितने हैं वही मिलकर तनाव बनाएंगे। तो सर यहां पे जो तनाव है वो है 3m प्लस 4m, 3m प्लस m, दो पिंड नीचे लटक रहे हैं इनटू जी, क्योंकि mg लगेगा, mg बल इन पे लगेगा mg, तो ये 3mg और m, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4mg। पहले स्प्रिंग में तनाव था, मतलब स्प्रिंग जो थी इसमें, स्प्रिंग जो है इसमें ऊपर की तरफ 4mg बल लग रहा था। कितना बल लग रहा था? 4mg बल लग रहा था। अब अगर मैं 3m की जिंदगी के बारे में सोचूं, बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनेंगे सब। 3m की जिंदगी के बारे में सोचूं तो सर 3m पे ऊपर की तरफ 3m का FBD बनाते एक बार हम, 3m का FBD, तो सर 3m पर नीचे की तरफ तनाव लग रहा था T, ठीक है, और खुद का भार लग रहा है 3mg, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग बल है Fs, जिसका हमने मान सीधे निकाल लिया 4mg के बराबर है। क्लियर है बेटा? ये साम्यावस्था में या केस 1 जब डोरी नहीं कटी, उस स्थिति में 3m के लिए हमने बातें दर्शा दी। अब जैसे ही डोरी कटेगी तो डोरी कटते ही क्या होगा? डोरी काटने पर क्या हुआ सर? डोरी काटने पर आपने बताया तनाव खत्म हो गया, तनाव शून्य हो गया, टी क्या हो गया? शून्य हो गया। तो नीचे वाला जो था उसके ऊपर तनाव और नीचे mg लग रहा था। अरे भाई साहब, अगर मैं m के बारे में सोचूं क्या होगा? नीचे mg और ऊपर तनाव था। मुझे पता है तुम तनाव का नाम मान लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें जैसे ही तनाव शून्य हुआ तो इसके जिंदगी में क्या हुआ सर? इसके जिंदगी में तो नीचे की तरफ mg बल लगा, तो ये नीचे जी त्वरण से चले जाएगा, है ना। mg बराबर हो जाएगा, mg बल लग रहा है और ये ma के बराबर कर दिया, तो ये तो कॉमन सेंस हमने निकाल दिया। अब इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है? इसकी जिंदगी में झांक कर देखूं मैं, तो अब इसकी जिंदगी में सर द्रव्यमान है 3m, त्वरण शून्य हो गया, सॉरी तनाव शून्य हो गया है। तो इसमें धरती माँ का प्यार 3mg तो नीचे लग ही रहा था। अब देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है ना, रस्सी काटते ही तनाव शून्य होगा, लेकिन स्प्रिंग बल शून्य नहीं होगा। देखो यार, स्प्रिंग में बल क्यों था? स्प्रिंग में तनाव क्यों था? क्योंकि उसे एक्स खींचा गया था, तो स्प्रिंग तो अभी भी खींची रहेगी। अरे यार, तुमने नीचे की डोरी काट दी, तो स्प्रिंग में अभी भी उतना ही खिंचाव रहेगा, तो उतना ही बल स्प्रिंग उसमें ऊपर की तरफ। अबे स्प्रिंग को थोड़ी ना पता नीचे क्या चल रहा है। स्प्रिंग ने क्या सोचा, अच्छा मेरे को तो 4mg से खींच के रखना है, और तुरंत एक नीचे से गायब हो गया। तो नीचे से तुरंत एक गायब होगा, तो यहां पर से तनाव शून्य हो गया और स्प्रिंग अभी भी ऊपर की तरफ 4mg बल ही लगाएगी, क्योंकि स्प्रिंग को इससे कोई लेना देना नहीं है। स्प्रिंग के जीवन में तो बढ़िया चल रहा था, 4mg बल लगा रही थी ऊपर।
ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो इस पे एफ नेट जो होगा वो एफ नेट नॉट इक्वल टू 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर 4 mg ऊपर है, 3 mg नीचे है, मतलब इसमें ए त्वरण ऊपर की तरफ होगा। ए त्वरण क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। अब ए त्वरण अगर ऊपर की तरफ है, ए त्वरण ऊपर की तरफ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सर हो जाएगा 4 mg माइनस 3 mg बराबर, ये क्या हुआ? एफ नेट आ गया मेरा। अरे ये क्या आया है? एफ नेट आया है 4 mg माइनस 3 mg एफ नेट आया है, और ये किसके बराबर होगा? 3m इंटू त्वरण के। किसके बराबर होगा? 3m इंटू त्वरण के। तो कितना हो जाएगा? mg बराबर 3m इंटू ए के। तो m से m कट गया, g बटा t त्वरण आ गया। बहुत ही खूबसूरत सवाल। तो एक का त्वरण g है और दूसरे का g बटा 3 है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नीट 2017 का सवाल। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हो सकता है कि ये नीट 2021, 22, 23 का सवाल बन जाए। ठीक है, बढ़िया सा सवाल है। एक और आखिरी सवाल है स्प्रिंग पर, फिर हम निर्देश तंत्र वगैरह की और बाधित गति की बातें करेंगे। दो द्रव्यमान 10 किलो और 20 किलो, आसान सवाल है, के चित्र अनुसार स्प्रिंग में बंधे गए हैं। अच्छा, फोटो में बताया। फिर बोला है कि एक 200 न्यूटन का बल आगे लग रहा है 20 किलो वाले पर। फिर बोला है किसी क्षण पर, मुझे नहीं पता क्या क्षण चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ इसमें खिंचाव होगा, कुछ ना कुछ इलॉन्गेशन होगा, कुछ ना कुछ प्रसार हुआ होगा स्प्रिंग का। 10 किलो वाले ब्लॉक का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 20 किलो वाले का त्वरण क्या होगा? ये पूछा है सवाल में। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, ये बीच में स्प्रिंग है, स्प्रिंग। तो ऐसा हो सकता है बेटा कि यहां पर देख, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, इसको मैं खींच रहा हूं, तो ये आगे भाग गया, ये धीरे धीरे पीछे से आएगा इसके। क्यों? क्योंकि देख, जब मैं पहली बार से खींचूंगा तो ये जो स्प्रिंग जब तक नहीं खिंचाएगी तब तक उसे आगे नहीं बढ़ाएगी। स्प्रिंग खिंचा जाएगी, फिर उसे बोलेगी चल रहे, अब तू भी चल, है ना। स्प्रिंग पर भी बल लगेगा ना, फिर चल रहे, तू भी चल, फिर ये दोनों चलेंगे। तो हो सकता है ना स्प्रिंग में खिंचाव या प्रसार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो उस वजह से इसका और इसका त्वरण अलग अलग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। चलो पहले तो कुछ कॉमन सेंस की बातें करते हैं। 10 किलो वाले पर आगे क्या लग रहा होगा? सर आगे की तरफ स्प्रिंग का बल लग रहा होगा, और इसका त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या और कुछ लग रहा है 10 किलो वाले पे? पहले 10 किलो की जिंदगी के बारे में सोच। नहीं सर, आगे की तरफ बस। ओहो, तो यहां पर उस क्षण पर मुझे पता चला कि सर स्प्रिंग बल ही 10 किलो वाले को चला रहा है, तो ये होगा 10 इंटू 4, F इक्वल्स टू एम ए। क्या किया मैंने? F इक्वल्स टू एम ए किया। तो यहां पर जो m है वो 10 किलो है, त्वरण है 4, मतलब कि उस क्षण पर 40 न्यूटन का बल स्प्रिंग इस पे आगे की तरफ लगा रही है ना। अब देख, स्प्रिंग तो तुझे पता है कि सर इधर की तरफ इस पे बल लगेगी, इस पे इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग को क्या हो रहा है, स्प्रिंग को तुम इधर की तरफ खींच रहे हो, तो स्प्रिंग खींच चुकी है, स्प्रिंग में प्रसार आ चुका है। अरे एक ब्लॉक को खींचूंगा, दूसरा ब्लॉक भी पीछे तरफ आने की कोशिश करेगा, तो स्प्रिंग में क्या हो जाएगा? प्रसार आ जाएगा उस क्षण पर। तो इसकी वजह से स्प्रिंग दोनों आगे की तरफ खींच रही है, आगे की तरफ खींच रही है, इसको भी आगे खींच रही है, इसको भी इधर खींच रही है। अब मैं 20 किलो वाले के जीवन में जा रहा हूं। 20 किलो वाले के जीवन में पहुंचे और क्या पता चला? सर 20 किलो वाले में पता चला कि 200 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है और 40 न्यूटन का बल पीछे की तरफ लग रहा है। ये कौन सा बल है? स्प्रिंग बल है यार। कौन सा बल है? स्प्रिंग बल। तो स्प्रिंग बल 40 न्यूटन पीछे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे परिमाणी बल क्या हुआ? एफ नेट क्या हुआ? एफ नेट होगा 200 माइनस 40, आगे 200 पीछे 40, और इसका त्वरण कॉमन सेंस से पता चला सर आगे होगा, क्योंकि 200 ज्यादा है 40 से। अब एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो सर एफ नेट जो होता है वो एम ए के बराबर होना चाहिए, और ये कितना हो गया? ये हो गया 160। द्रव्यमान कितना है? 20, तो 20 गुणा ए बराबर होगा 160, या ए का मान आ गया ये 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वाह भाई वाह, मतलब ये त्वरण आया 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैं इसको खींच रहा हूं, ये ज्यादा त्वरित होगा, फिर स्प्रिंग इसको खींचेगी तो इसका त्वरण कम आया, है ना। बिल्कुल कॉमन सेंस से, बिल्कुल बेसिक से सवाल किया, पूरा एफबीडी बनाए और मैंने आगे हल कर दिया। अगर यहाँ पर रस्सी होती सर आपने तो पहले बोला था कि ना स्प्रिंग को रस्सी जैसा मान के हल कर ले। अरे बेटा, वो विराम अवस्था की स्थिति में बोला था मैंने,
ठीक है, यहां पर ये स्प्रिंग भी चल रही है दोनों के साथ में, तो कंडीशन अलग होगी, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया आपको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं ना, बस छोटा सा 10-15 मिनट की बात होगी। एक बाधित गति नामक चीज होती है ना। अब आज हमको छोटे छोटे 2-4 टॉपिक पढ़ने हैं। बाधित गति क्या होता है? देखो बेटा, क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा सवाल हमें आ जाए। कैसा सवाल आ जाए सर? जिसमें हमारी जो पुली है या जो हमारी घिरनी है वो भी चलित अवस्था में, वो भी गति कर रही हो। इसके जो बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है वो जेईई मेंस और एडवांस में काफी पूछे जाते हैं, लेकिन हम उस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें इसमें कुछ छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसा बोल सकते हैं कि सर मान के चलो, एग्जाम्पल से शुरुआत करनी पड़ेगी सवाल की। यहाँ पे एक द्रव्यमान m है और यहाँ पे घिरनी लगी है, यहाँ पे घिरनी लगी है और इसमें एक और नीचे द्रव्यमान m है, ये m1 है, m2 है। तो एक बात मानते हो, ये रस्सी की लंबाई तो हमेशा नियत रहेगी। रस्सी की लंबाई क्या होगी? नियत रहेगी। तो अगर ये x नीचे आया तो इसे कितना आगे आना पड़ेगा? सर ये x नीचे आए तो इसे भी x ही आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। लेकिन हमने इसको और थोड़ा सा जटिल बना दिया। ठीक है, कैसे जटिल बनाया वो समझते। देखो मान के चलो इसका द्रव्यमान m1 था, ये घिरनी लगाई, उसके साथ साथ एक और घिरनी लगा दी और इस घिरनी को ऊपर बांध दिया और यहां पे एक और द्रव्यमान m2 लटका दिया। अब ये सोचो कि यहां पर अगर ये x नीचे आया तो क्या अभी भी ये x ही आगे आएगा? ओहो, ये तो बहुत गंभीर समस्या हो गई सर। तो कैसे करेंगे? तो यहां पर ये आया या नहीं आया वो भी मुझे पता करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, एकदम आसान रूप से कुछ और 2-3 बातें समझना चाहूंगा ताकि मुझे ये बात क्लिक कर जाए, अच्छा कि ये इतना ही बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो कि यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक था, इसको मैंने एक रस्सी से खींचा। तो अगर मैंने इसको रस्सी से खींचा, ये रस्सी x आ गई तो ब्लॉक भी कॉमन सेंस से x आगे जाएगा। लेकिन परंतु मेरे पास यहां पर मैंने क्या किया, एक ऐसा ब्लॉक लिया है ना, इसमें घिरनी लगा ली, एक F बल इधर लगाया और यहां पर ये ब्लॉक M लगा दिया। तो क्या अब मैं इसे x खींचूंगा या इसे x खींचूंगा तो ये भी x आगे आएगा? ये सोचना पड़ेगा। तो देखो बेटा, यहां पर एक बात तो पक्की है ना, वैसे इसको डिफरेंशिएशन वगैरह से करते हैं, हम इतना डिफरेंशिएशन नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल बेसिक सी बातें करना चाहते हैं कि यार यहां पर है ना, इसमें एक SP स्टार मेथड बताऊंगा जिससे आप इन सवालों को चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे। ये बताओ यार, यहां पर जो लाल कलर से मैंने रस्सी बनाई है, चाहे जो हो जाए, इसको आप आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, रस्सी की लंबाई तो नियत रहेगी, ये मानते हो ना, रस्सी तो उतनी ही बड़ी रहेगी। अब ये जो घिरनी थी है ना, घिरनी के जीवन के बारे में सोचो। तो देखो यार, घिरनी मैंने क्या किया, घिरनी के ऊपर से रस्सी घूमकर गई है। अब आगे तो सर ले जाते नहीं आ रहा है, मेरे को आगे तो ले जाते आ ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार मान के चलो कि ये है ना, इसको थोड़ा सा पीछे बना देते ताकि थोड़ा क्लियरिटी समय चीजें बन जाए। मैंने सोचा कि मान के चलो यार कि अभी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा यार एक काम करते, ये बताओ कि अगर मैंने ये घिरनी को x पीछे कर दिया, तो यार रस्सी कितनी खाली हो गई है ना। जैसे क्या हुआ, रस्सी हमेशा टाइट रहेगी, अगर मैं इसे खींचूंगा तो रस्सी हमेशा टाइट रहेगी। पीछे क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे चीजें समझ में आ जाए। मैं आगे बढ़ाता रहूंगा तो तुझे समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा आगे जा रहा है, ये ब्लॉक कहां जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया है ना, और मैंने ऐसा माना कि रस्सी हमेशा टाइट रहेगी, रस्सी को एकदम खींच के रखना बिल्कुल ही। तो एक बात बताओ कि यहां से अगर है ना, ध्यान सुना, अगर ये घिरनी को मैंने x पीछे करा तो ये ब्लॉक को मैं कितना पीछे खींचूं ताकि रस्सी टाइट रहे हमेशा? बताओ, सोचो।
अरे सोचना पड़ेगा तभी नीट निकलेगा, डायरेक्ट सवाल आजकल नीट में अब बहुत कम हो गए हैं। यहाँ पर ये x है, तो अगर ये घिरनी पीछे गई, घिरनी माना ऐसा मैंने, घिरनी पीछे ले जाऊं तो ये ब्लॉक को कितना पीछे करूं मैं ताकि रस्सी हमेशा तनित रहे। तो सर यहां से रस्सी कितनी खाली हुई उतनी खींचना पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, तो यहां से सर ये रस्सी जो है ना, ये रस्सी जो है अलग कलर से बनाते हो हम, ये रस्सी इतनी यहां से खाली हुई, इतनी यहां से खाली हुई, तो ये जो लंबाई है ये x है, तो रस्सी x ऊपर से खाली हुई, x नीचे से खाली हुई ना। कॉमन सेंस की बात है कि यहां पर एक घिरनी थी है ना, ये घिरनी को मैं यहां ले गया, तो ये रस्सी जो है वो रस्सी तो पूरी पहले ऐसी घूमी हुई थी, अब रस्सी जो ऐसी घूम रही है, तो रस्सी x ऊपर से खाली होगी, नीचे से भी x खाली होगी, मतलब कि रस्सी 2x खाली होगी। रस्सी कितनी खाली होगी? 2x खाली होगी बेटा। तो यहां पर मैं ऐसा समझ सकता हूं सर, ये ऐसा समझ सकता हूं कि अगर आपने ये जो घिरनी है, घिरनी को x पीछे किया तो ब्लॉक को 2x पीछे करना पड़ेगा। या ऐसा उल्टा भी समझ सकता हूं कि अगर मैं इसे x आगे ले गया होता तो ब्लॉक मेरे साथ 2x आगे चल दिया होता। ठीक है, ब्लॉक कितना आगे चल दिया होता? 2x। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर अगर आपने घिरनी या पुली या घिरनी एक ही चीज है, पुली x पीछे गई तो जो ब्लॉक है वो 2x पीछे गया, मतलब कि ये घिरनी जो है ना वो दुगना करवा रही। मतलब ये ऐसा कुछ सेटअप है जिसमें अगर आपने, अब ये तो दूरी की बात हुई, अब ऐसे सोचिए वेग की बात होगी, त्वरण की बात होगी, तो अगर मैं इसमें x त्वरण दे रहा हूं तो इसका त्वरण 2x आ जाएगा, डबल तेजी से चलेगा। वाह भाई वाह, आया मजा। इसीलिए ये सब घिरनी विरनी इस्तेमाल करते हैं। तो अब सर ऐसे तो आपने अभी तो पुली पीछे करके बता दिया, इसमें भी पीछे करके बताओगे क्या? हाँ, इसमें भी पीछे करके सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन सब के लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि ऐसे कभी भी बाधित गति आएगी या ऐसे कुछ सवाल आ जाएंगे। हमें इस सवाल में बोला है कि यार इसे v वेग से खींच रहा हूं, तो यहां पर इसका क्षैतिज में ये जो वेग होगा, ब्लॉक का वेग कितना होगा? तो ये सब हम कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, ये सब करने के लिए या ये और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल, ये सब सवाल कैसे होंगे? तो इनके लिए हमें सीखना है शॉर्ट ट्रिक। एक छोटी सी ट्रिक सिखा रहा हूं बेटा। आप क्या करो, आप इतना जब भी कॉम्प्लेक्स सवाल आए तो आपको इतना नहीं सोचना है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि रस्सी कहां पर है। अच्छा सर, रस्सी देख लेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर देखना है कि रस्सी में तनाव कितना है। सर देख लेंगे तनाव, फिर क्या करेंगे? फिर आपको ये करना है कि जो भी दो चीजें आपस में गति कर रही है ना, मैं इसको बाधित गति क्यों बोलता हूं? क्योंकि देख, अगर ये गति करेगी तो इसकी जो गति है वो, अब ये पहले तो इस पर सीधे डिपेंड करती है, एक्स आ गया, ये भी एक्स नहीं जाएगा, लेकिन अब क्या होगा, अब ये एक्स आगे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये इसके साथ बंधन में आ गया है, पुली के वजह से कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो क्या करेंगे हम? हमें बस इतना ध्यान रखना है कि तनाव गुणा विस्थापन नियत होता है, या मैं तो लिख सकता हूं T1 x1 बराबर होगा T2 x2 के, या T तो है ही, v x की जगह मैं v भी लिख सकता हूं, T1 v1 बराबर T2 v2, या मैं चाहूं तो इसे T1 a1 बराबर T2 a2 लिख सकता हूं। ओ भैया जका चल रहा है, जका है। देखो क्या हुआ है, इसमें क्या करना है आपको अब इन्हीं सवालों को और आसानी से हल करने के लिए। तो इनको हल करने के लिए, ये तो आपने बिल्कुल बेसिक से किया, अब आप क्या करो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो। मान के चलो, चलो डायग्राम फिर से बनाएंगे, और इतने छोटा ही डायग्राम, उसमें तुम बिना दिमाग लगाए तुरंत हल कर दोगे। मान के चलो इसमें बल F लगा, तो इस रस्सी में तनाव कितना हुआ होगा, है ना? सर नहीं पता। एक काम करो, इस रस्सी में तनाव T मान सकते हो? हाँ सर, इसमें तनाव T मान सकते हैं, तो इसमें भी तनाव कितना आ जाएगा? T ही आ जाएगा। मतलब जो ब्लॉक है उसको, उससे जो रस्सी लगी है उसमें तनाव कितना है? T है। तो उसमें तनाव T है, तो यहां पर घिरनी को जो खींच रहा है उसका तनाव कितना होगा? सर उसका तनाव 2T होगा। ये T तो ये 2T हो जाएगा। तो बस कहानी खत्म हो चुकी है। 2T इंटू x1 मतलब इसका विस्थापन बराबर होगा
T इंटू x2 मतलब ब्लॉक का विस्थापन। तो देख T से T कट गया, मतलब ये हो गया, ये पुली है और ये हमारा ब्लॉक है। तो यहां पर जो पुली का विस्थापन है तो दुगना 2 इंटू पुली का विस्थापन बराबर होगा ब्लॉक का विस्थापन। तो अगर मैंने बोला कि पुली का विस्थापन x है तो ब्लॉक का विस्थापन 2x हो जाएगा। देख अगर मैं यहां पर मैंने बोला पुली का विस्थापन x है, ये पुली का विस्थापन है, पुली का विस्थापन x है, तो ब्लॉक का विस्थापन 2x। तुरंत चुटकी बजाते ही आंसर आ गया। क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला पुली का विस्थापन x है तो पुली का विस्थापन अगर x है तो ब्लॉक के लिए क्या आ जाएगा ना, ये ब्लॉक का विस्थापन आ गया और ये x पुली का विस्थापन आ गया। ये मैंने ये पुराने मेथड से निकाल के बताया था और ये हम नए शॉर्टकट से निकाल के बताया क्या कि x विस्थापन है तो ब्लॉक का 2x विस्थापन आ जाएगा। ऐसे ही देखो बेटा इसमें अब दोनों का त्वरण अलग अलग होगा। ओहो तो सर कैसे करेंगे, देख मान के चल इसमें तनाव T है, ध्यान समझ, एक दो एग्जांपल करेंगे तब जाके सब बात चमकेगी। इसमें तनाव T है तो इस पूरे में भी तनाव कितना होगा सर, T ही होगा। इसमें तनाव कितना होगा, इसमें तनाव 2T होगा। कितना होगा, 2T होगा। तो देखो भैया अब क्या होगा सर, अब होना चाहिए T इंटू x1 बराबर होगा, इसमें तनाव है 2T इंटू x2। अरे पहले तनाव दोनों में बराबर होते, इसका तनाव T इसका तनाव भी T, तो उसमें इसका विस्थापन बराबर था। लेकिन अब दोनों में तनाव अलग अलग है, इसका तनाव T है, इसका तनाव 2T है। तो क्या हो गया, T ने T को हमेशा मारेगा, हाँ हमेशा मारेगा T को। और कितना बचा यहाँ पर सर, T ने T को मार दिया तो यहाँ पे x1 बराबर आ गया 2x2। मतलब अगर ये x आगे खसका है ना, यह मान के चल जैसे मैंने बोला ये x नीचे गया तो ये 2x आगे आएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर यहां पर x2 बराबर x मान लिया मैंने, ठीक है, ये x नीचे गया तो x2 की जगह x रख तो x1 कितना आ गया 2x। मतलब अगर ये x नीचे जाएगा तो फिर 2x आगे आना पड़ेगा। या इसका त्वरण a नीचे होगा, है ना, जैसे मान के चले m2 का त्वरण a है, त्वरण भी बोल सकता हूं, वेग भी बोल सकता हूं, x भी रख सकता हूं, v भी रख सकता हूं, a भी रख सकता हूं, बात बराबर है। ये कैसे बन रहा है, ये इसलिए बन रहा है क्योंकि जो तनाव है वो आंतरिक बल होता है ना। ये आंतरिक बल का जो कार्य होता है वो शून्य होता है। अब ये कार्य वगैरह हम कार्य ऊर्जा शक्ति जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बातें समझेंगे, तो अभी के लिए इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। तो m2 का त्वरण अगर a है, m2 का त्वरण a है, तब m1 का त्वरण कितना होगा, तो m1 का त्वरण जो होगा वो कैसे निकालेंगे सर, x की जगह a रख दो तो a1 जो होगा वो 2a2 हो जाएगा। या मैं चाहूं तो इसे a1 लिख सकता हूं, m2 को तो a बोल दिया तो 2a हो जाएगा। मतलब इसका त्वरण दुगना होगा इसके त्वरण के। चमका कुछ तो चमका थोड़ा सा, सर कुछ समझ नहीं आया, एकदम से वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्या हो गया। इसमें बस इतना ही ध्यान होता है बेटा, T इंटू एक्स, T इंटू वी, T इंटू ए का जो यहां पर गुणनफल होगा वो हमेशा नियत होता है। क्लियर है कहानी, है ना। तो ये ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल नीट में आ सकते हैं। और क्या आ चुका है, ये देखो एक ये वाला एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि सर ये M है, ये V है ना, मतलब ये ब्लॉक M है, ये यहाँ पे एक रस्सी बंधी है और इसको रस्सी को पुली से गुजार दिया। अब इसको मैं V वेग से खींच रहा हूं, तो क्या ये भी V वेग से आगे बढ़ेगी, ये हमें सोचना है। तो ये देखो इसका वेग नहीं पता, तो इसका वेग मैं V' बोल देता हूं। क्या बोलता हूं, V'। मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है ये, देख अगर मुश्किल चीजें, थोड़ी भी मुश्किल चीजें नहीं पढ़ोगे तो नीट नहीं निकलेगा, इतना गारंटी है, ठीक है। तो थोड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा, थोड़े से सवाल मुश्किल वाले भी करने होंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर ये V' वेग से, मान के चलो इसका वेग बना V' है, तो V' का मान निकालना है V के टर्म्स में। तो अब क्या होगा सर, देखो सर इस पूरे में तनाव T मान लो, तो इसमें तनाव T होगा, यहां पर भी तनाव T होगा, बिल्कुल सही बात, तनाव T होगा। लेकिन चक्कर क्या है, अगर मैं इस ब्लॉक के जीवन के बारे में सोचूं तो इस पे तनाव इधर लग रहा है, इसका वेग V' इधर है, तो सर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा कि सर अगर इस रस्सी में तनाव T था, इस रस्सी में तनाव T था और वेग V था, तो हमने पढ़ा सर T1 V1 बराबर T2 V2 होगा।
तो यहां पर इस बिंदु पर देखो तो तनाव तो T है इंटू वेग V है। इस बिंदु पर देखो तो क्या होगा, इस बिंदु पर देखो तो क्या होगा, ओहो सर यहां पर तनाव उधर है वेग इधर है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बेटा, तुझे वेग निकालना है। तो तनाव का इधर की तरफ वेग की दिशा में घटक कितना है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, तनाव का, पता नहीं भैया रोज तो बहुत बढ़िया पढ़ाता है यह आदमी, तनाव का वेग की तरफ घटक, तो तनाव का वेग की तरफ घटक, तो सर यहां पर ये जो है वो थीटा है, तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक घटक हो जाएगा ऊपर की तरफ कॉस और इस तरफ हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा टी साइन थीटा। कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। आई बात समझ में, ये वाला घटक हो जाएगा टी साइन थीटा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया टी साइन थीटा इंटू वी डैश। सर जैका हो गया देखते देखते, ये कैसे कर दिया आपने तुरंत ही, देखो फिर से समझते हैं, ये आंसर है मेरा। क्या हुआ बेटा, इतना पक्का है कि जब मैं इसे आगे खींचूंगा तो ये उतना आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सर ये इधर बढ़ रहा है, इसमें बल इस तरफ लग रहा है। तो जो बल है ना, तो बल जो है बेटा, वो जो बल है वहां पर ये समझ सकते हैं हम कि सर इस पूरी रस्सी में तनाव तो टी ही बना रहेगा, लेकिन तनाव का कौन सा घटक उसे आगे ले जाएगा, तनाव का कौन सा घटक आगे ले जाएगा, इसका पीछे नहीं हुआ कभी, इसमें कभी नहीं होगा। लेकिन ये दो तीन सवाल जो है आप चाहो तो इसके आंसर भी याद रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से जो बाधित गति पे आपको पता होना चाहिए। नीट में लोग बाधित गति नहीं पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे विश्वास है इस पे सवाल आएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन से क्या याद रखना है आपको कि सर अगर ये वैसे भी नीट का प्रीवियस ईयर सवाल ही है ना, जब AIPMT वगैरह होता था उस जमाने का सवाल है। तो सर अगर ये इसमें टी तनाव ऊपर की तरफ है तो टी का एक घटक इस तरफ, टी का घटक वेग की दिशा में, तनाव का वेग की दिशा में घटक, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो T1 V1 बराबर T2 V2 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इससे बाधित गति के सवाल हल होते हैं। तनाव गुणा वेग का मान नियत होना है। ठीक है, इसका आंसर याद रख सकते हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। वैसे ही यहां पर भी एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि चित्र अनुसार P और Q नीचे की ओर V वेग से गतिशील है, M द्रव्यमान का ऊपर की ओर वेग क्या होगा। तो देखो बेटा, यहां पर फिर से वही करेंगे, इसका वेग ऊपर की तरफ V डैश मान लेते हैं। अब सर ये वाली जो रस्सी है पूरी, ये जो रस्सी है पूरी, ये जो मैं समझा रहा हूं इसे कम से कम 2 बार देखना आप सभी को, है ना। ये जो पूरी रस्सी है, इस पूरी रस्सी में तनाव समान होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो ब्लॉक है ये भी ब्लॉक है, तो ये दोनों ब्लॉक के बारे में तो वैसे कुछ नहीं पता है हमें, लेकिन यहां पर इसमें कोई जॉइंट नहीं है इतने पूरे में। अच्छा सर इस बिंदु पर ये जो कोण है वो भी समान दिए गए, इसलिए मैं बोल रहा हूं इधर की तरफ और इधर की तरफ तनाव बराबर होंगे। अगर ये दोनों कोण बराबर नहीं देते तो तनाव बराबर नहीं होता और वो सवाल हम हल भी नहीं कर पाते। तो यहां पर अगर मैंने बोला कि तनाव T है, इसमें तनाव T है, तो इसमें भी तनाव, पूरी रस्सी में तनाव T होगा, पूरी रस्सी में तनाव कितना होगा, T होगा। तो बेटा इस बिंदु की अगर मैं बात करूं तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है, देखो इस तरफ T है, इस तरफ T है ना, और यहां पर कोण थीटा है, यहां पर भी कोण थीटा है। अच्छा सर जी, इसके P के Q के जीवन के बारे में सोचो तो क्या हो रहा है, इसमें वेग नीचे है तनाव ऊपर है, इसमें वेग नीचे है तनाव ऊपर है, तो M डैश में भी यहां का तनाव मुझे नहीं पता, तो इसका तनाव मैंने अभी के लिए T डैश बोल दिया, है ना। तो इसका वेग V डैश नीचे है, तनाव ऊपर की तरफ T डैश होगा। अब T डैश का मान निकालना है अपन को, तो कैसे करेगा रे अपन, देख ध्यान से। ये तो सर T डैश हो गया, इस बिंदु का FPD बनाया। अब पहले T1 V1, अच्छा सर आपने सिखाया T1 V1 बराबर T2 V2 होता है, लेकिन अब तो यहां पर 3 ब्लॉक हो गए हैं, तो क्या करना है बेटा, जिन जिन की गति की दिशा एक है उनको एक तरफ रख दे। जैसे ये है T इंटू V, ये किसके लिए लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं मैं P के लिए, प्लस T इंटू V, ये किसके लिए लिख रहा हूं, ये Q के लिए लिख रहा हूं,
बराबर हो जाएगा ये टी डैश इंटू वी डैश के, और ये किसके लिए लिख रहा हूं, एम के लिए लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये दोनों जब नीचे जाएंगे तभी तो ये ऊपर जाएगा, ये दोनों जब नीचे जाएंगे तभी तो ये ऊपर जाएगा। अब बस मुझे पता चल गया सर कि यहां पर ये हो जाएगा 2v, ये कितना हो जाएगा 2tv बराबर, अब ना तो टी डैश पता ना तो वी डैश पता, वी डैश तो निकाल ही नहीं सकता हूं, टी डैश जरूर निकाल सकता हूं मैं। टी डैश कैसे निकाल सकता हूं, देखो ध्यान से, टी का इधर की तरफ जो घटक होगा वो टी कॉस थीटा होगा, और इसका भी जो इधर की तरफ घटक होगा वो भी टी कॉस थीटा होगा, है ना, और इधर वाले घटक तो बराबर होंगे ही होंगे, अरे तभी तो कौन बराबर है। तो टी डैश, अच्छा टी डैश का मान निकला टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा 2t कॉस थीटा। तो टी डैश का मान उठा के रखा मैंने 2t कॉस थीटा इंटू वी डैश, तो ये v बटा कॉस थीटा वी डैश आ गया, मतलब ये जो है वह नीचे की तरफ जाएगा v बटा कॉस थीटा से, कितने से जाएगा, v बटा कॉस थीटा से। क्लियर है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल था, 2 3 4 5 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो बताया वही फिर से बताऊंगा, वही जवाब होता है, वही तरीका होता है इसका करने का। क्या तरीका है, पीछे वाले का भी और इस वाले का सवाल को भी करने का, क्या करना है हमें वेग की दिशा में, है ना, वेग की दिशा में तनाव का घटक वेग की दिशा में लेना होता है, ये एसपी स्टार है इस सवाल को सॉल्व करने का। क्लियर है कहानी। चल, वैसे ये बहुत डिफिकल्ट है ना, अब ये जेई वही वालों से पूछोगे ना किसी दिन, तो वैसे ये इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन तो नहीं करते, डिफरेंशिएशन जरूर करते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ अब थोड़ी सी वापस से नॉर्मल आसान सी बातें आते हैं। देखो बेटा, अब हमें आगे क्या पढ़ना है ना, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो क्या है, वो भी छोटा सा ही टॉपिक है, वैसे वो आपको आता है, बस इस पे 2-3 सवाल में कोई और एडिशनल प्रैक्टिस करवाना है आपको। क्या होता है बेटा कि हमने जब स्टार्टिंग में फिजिक्स पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको निर्देश तंत्र के बारे में बताया था, ठीक है। निर्देश तंत्र क्या होता है, ऐसा तंत्र या ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति को व्यक्त किया जाता है ना, मतलब क्या हुआ इसका कि जिसके सापेक्ष या जहां से बैठकर आप देख रहे हो, है ना, जहां से बैठकर आप चीजों को देख रहे हो उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र। अब यहां पर हमारा जो निर्देश तंत्र है ना, वो क्या है, वो ऐसा निकाय है या ऐसा तंत्र जहां से आप बैठ कर जिसके सापेक्ष आप गति देख रहे हो। अच्छा सर, तो या गति को व्यक्त किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, अब ये क्या प्रकार है उनको पहले समझते हैं और उससे पहले हम बेसिक सी जानकारी हासिल कर लेते हैं हमारे जीवन में, डे टू डे लाइफ में जो हमें पता है कि सर जहां से बैठकर आप चीजों को देख रहे हो, या तो आप रुके हुए हो या तो आप गतिशील हो, है ना। अच्छा, तो अगर मैं रुका हुआ हूं तो मुझे सारी चीजें जैसे नॉर्मली है वैसे दिखाई देती है। अगर मैं गति कर रहा हूं तो गति भी वास्तविकता में बेटा 2 तरीके से हो सकती है। एक गति हो सकती है नियत वेग से और एक गति हो सकती है नियत त्वरण से। कैसी हो सकती है, एक होती है नियत वेग, जानकारी हासिल कर लेते हैं हमारे जीवन में, डे टू डे लाइफ में जो हमें पता है कि सर जहां से बैठकर आप चीजों को देख रहे हो, या तो आप रुके हुए हो या तो आप गतिशील हो, है ना। अच्छा, तो अगर मैं रुका हुआ हूं तो मुझे सारी चीजें जैसे नॉर्मली है वैसे दिखाई देती है। अगर मैं गति कर रहा हूं तो गति भी वास्तविकता में बेटा 2 तरीके से हो सकती है। एक गति हो सकती है नियत वेग से और एक गति हो सकती है नियत त्वरण से। कैसी हो सकती है, एक होती है नियत वेग से और दूसरी गति हो सकती है नियत त्वरण से। तो जब नियत वेग और नियत त्वरण 2 अलग अलग प्रकार की गति होगी तो उनमें क्या होता है बेटा, न्यूटन के गति के नियम लगाने में थोड़ी सी समस्या हो जाती है। किस में कहां पर बैठे तब न्यूटन की गति का नियम कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसको हमें समझना, उससे पहले 2 प्रकार के निर्देश तंत्र समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है जड़त्वीय तंत्र या इसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं।
इनर्शियल में क्यों हो रहा है? इनर्शियल मतलब जड़त्व, इनर्शिया मतलब जड़त्व होता है, तो इनर्शियल मतलब जड़त्वीय। ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ये नीट में पूछा जा सकता है कि कौन सा निर्देश तंत्र जड़त्वीय नियम का पालन करता है। मतलब कि न्यूटन के ये वाले जो निर्देश तंत्र है, इसमें न्यूटन का जड़त्व का नियम कार्य करता है, या यह न्यूटन के जड़त्व के नियम का पालन करता है। मतलब न्यूटन का गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों नियमों का पालन होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों नियम का पालन होता है। ठीक है, इसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होगा भैया? तीनों नियम, मतलब न्यूटन की गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों नियमों का पालन होता है ना। वे सभी निर्देश तंत्र, अब ये कौन से होते हैं? वे सभी निर्देश तंत्र जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिर होते हैं या नियत वेग से गतिशील होते हैं, उन्हें हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष, मतलब किसी दूसरे को जब आप देख रहे हो, किसी दूसरे को अब जब आप देख रहे हो बेटा, तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें यह स्थिर भी हो सकते हैं या यह नियत वेग से भी गतिशील हो सकते हैं। तो अगर एक ऐसा निर्देश तंत्र, मतलब कि ऐसी जगह पर आप बैठे हो जो या तो स्थिर हो या नियत वेग से चल रही हो, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करता, जड़त्व के नियम का पालन नहीं करता, वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र मतलब क्या हो गया? मतलब इसमें न्यूटन की गति का प्रथम और द्वितीय नियम का पालन नहीं होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। लेकिन तृतीय नियम का पालन होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं ध्यान समझना। न्यूटन की गति का प्रथम और द्वितीय नियम जो है वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, या नॉन इनर्शियल, क्या कहते हैं बेटा हम इसे? नॉन इनर्शियल में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का पालन नहीं होता है ना। अब सर द्वितीय नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? प्रथम नियम का भी पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर बैठे हो, कैसे निर्देश तंत्र में बैठे हो जो त्वरित है, जो स्वत्वरित है। मतलब वह ऐसा निर्देश तंत्र, ऐसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी त्वरण से गतिशील या घूर्णी तंत्र जो होता है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। मतलब क्या हुआ इसका? आसान शब्दों में दो बातें मैं बता देता हूं। पहली जगह, या तो आप रोड पे बैठे हुए हो या आप ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हो जिस गाड़ी में आप एक नियत वेग से चल रहे हो, है ना। तो देखो, इसमें न्यूटन की गति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम सबका पालन होगा। लेकिन एक ऐसी जगह या एक ऐसी गाड़ी जिसमें आप बैठे हो और वो त्वरित हो रही है, तो उसमें न्यूटन की गति का प्रथम और द्वितीय नियम लागू नहीं होगा उस गाड़ी के अंदर। ठीक है, बाहर वालों को लगेगा अच्छा
ये तो गाड़ी को पीछे से या घोड़ा गाड़ी अब इसे सोच ले, घोड़ा गाड़ी के बारे में सोच लेते, उसको बाहर वाले को, जो बाहर बैठा होता है जड़त्वीय है, अरे सॉरी, जो बाहर बैठा होता है जड़त्वीय इनर्शियल है, वो तो है ना, जो बाहर बैठा हो तो नियत वेग से चल रहा है या स्थिर है, तो उसको लगेगा अच्छा ये त्वरित गति करते हुए जा रहा है क्योंकि उसको एक घोड़ा गाड़ी खींच रही है। लेकिन अगर मान के चलो तुम गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हो, तो अब तुम कैसे निर्देश तंत्र में हो? तुम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हो, तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, मतलब अब तुम उसके अंदर बैठे हुए हो, तो तुम पर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्यों नहीं लग रहा है? क्या चक्कर है ये? देखो बेटा क्या हुआ, इसका थोड़ा सा हमने वार्तालाप करी। हमने बोला न्यूटन बाबा कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा, क्या चल रहा है? तो हम न्यूटन बाबा के पास गए, न्यूटन बाबा से बातचीत हुई, तो न्यूटन बाबा ने बोला क्या समस्या क्या है यार तुम्हारे जीवन की, बहुत दुखी रहते हो तुम। तो मैंने बोला कि यार देखो क्या हो रहा था, जैसे अब आपने जो ये दो प्रकार के निर्देश तंत्र बताए, इसमें चक्कर ये है कि एक प्रकार के निर्देश तंत्र में मैं बैठा होता, अजड़त्वीय में बैठा होता, है ना, पहले अजड़त्वीय में बैठा हुआ, तो मतलब क्या हुआ, मैं ऐसी गाड़ी में बैठा हुआ हूं जो त्वरित हो रही है ना, जो त्वरित हो रही है, इसमें त्वरण है ना, इसमें त्वरण है, इसमें त्वरण नॉट इक्वल टू 0 है और इसमें त्वरण इक्वल टू 0 है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अब क्या हो रहा था यहाँ पर सर, यहाँ पर हमने बोला न्यूटन सर को कि यार देखो मैं एक गाड़ी में बैठा या फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी में खड़ा, तो आप बोलते हो कि जब तक बल नहीं लगेगा तो वस्तु स्थिर रहेगी या नियत वेग से चल रही तो चलती रहेगी। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल सही बोलता हूं मैं, तो मेरी बात तो दुनिया भी मानते हो, तुम किस खेत की मूली हो? तो मैंने बोला कि नहीं सर, किसी खेत में जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी में चलो आओ। तो उन्होंने बोला हाँ चलो चले। तो मैंने बोला कि एक है ना ये गाड़ी चालू होने वाली है, ऊपर हैंडल पकड़ के खड़े हो जा। तो उन्होंने बोला मर के बालक, मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा, ऐसा खड़े हो गए गाड़ी में जाकर, है ना, बस में जाकर खड़े हो गए। अब बस जैसे ही चली तो उनपे पीछे की तरफ धक्का लगा, या बस जैसे ही रुकी तो उनपे आगे की तरफ धक्का लगा। मैंने बोला बताओ किसने धक्का लगाया? तो बोले कि मेरे नियम के अनुसार F बराबर ma होता है, मतलब कि मुझ पे त्वरण आया। बोलते मेरे पे त्वरण नहीं आया। अरे सर मजे ले रहे हो आप, तो आप पे त्वरण आया तभी तो आप पहले स्थिर थे और आगे गिर रहे थे, अभी बस रुक रही थी तो आगे गिर रहे थे, बस भागी तो आप पीछे भी गिर रहे हो। तो बोला ये लड़का बोलता सही रहा है ना, मुझ पे कोई बल नहीं लगा फिर भी मैं आगे पीछे हो रहा हूं। तो सर आप अगर आगे पीछे हुए तो आप पर बल तो लगना चाहिए ना। तो बोला हाँ यार बोल तो सही रहे तुम, है ना। जैसे इसको फिर मैंने एक और एग्जांपल समझाया उन्हें, है ना, एक और एग्जांपल समझाया। मैंने बोला कि देखो एक काम करो, यहाँ पे एक गाड़ी लो, है ना, और एक गाड़ी में एक लोलक या आसान शब्दों में एक रस्सी से एक पिंड को बांध दो। अब पहले इस गाड़ी को नियत वेग से चलाओ या स्थिर रहने दो, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। लेकिन जब आप अगर गाड़ी के अंदर बैठे हो, आप कहां बैठे हो? गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, मैं और इधर न्यूटन बाबा बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब मैंने बोला सर से बाल क्यों बना दे, न्यूटन के बाल ऐसे बहुत बड़े बड़े थे ना। तो मैंने बोला कि आप मान के चलो, ड्राइवर को बोला भैया चलाओ ऐसे नियत त्वरण से चलाओ। तो ये जो बॉब थी या जो पिंड था, ऐसे लोलक बोलते हैं वैसे हम, तो यह पीछे की तरफ आ गया, ठीक है। ऐसा तुमने देखा भी होगा कि गाड़ी के अंदर से फूल माला वगैरह टंगी हुई है। तो गाड़ी ऐसे नॉर्मल, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं तो गाड़ी में त्वरण मंदन तो चलता रहता है। तो ऐसे हिलती रहती है दिन भर, है ना, इधर कभी इधर कभी गाड़ी ऐसी मुड़ गई तो ऐसी घूम रही है, तो गति कर रही है ना। और सर अगर कोई बल नहीं लग रहा तो स्थिर रहना चाहिए। तो न्यूटन बाबू ने बोला ये तो बहुत ही बढ़िया चक्कर हो गया, है ना। फिर मैंने बोला देखो इसमें F बराबर ma करके बताओ। तो उन्होंने बोला F तो है ही नहीं, तो ma कहां से लाऊं? तो लेकिन A तो है, m है। अरे इसके पास त्वरण है, इसके पास त्वरण आया है, इसके पास खुद का त्वरण भी है और खुद का द्रव्यमान भी है, और बल तो है ही नहीं। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़के का। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि यार देखो असल में दो प्रकार के निर्देश तंत्र हो गए, एक जड़त्व भी हो गया, एक अजड़त्व भी हो गया। तो जड़त्व भी हो गया जिसमें मेरे सारे नियम लगा दूं, देखो जो लगाने लगा, जैसा कर रहा था करते आया कर रहे। लेकिन अगर मान के चलो तुम ऐसी गाड़ी में कल को किसी दिन बैठ गए, मैंने भाई बड़े होंगे, पैसा आएगा, गाड़ी भी खरीदेंगे, तो ऐसी गाड़ी में बैठेंगे, तो ऐसी गाड़ी में बैठेंगे जो त्वरित है, तो वह एक तरीके से अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति के नियम नहीं लगेंगे। तो न्यूटन की गति के नियम नहीं लगेंगे तो क्या होगा? तो उसमें बेटा हमें
यह न्यूटन की गति के नियम लगाना सीखना होगा। तो अब कैसे सीखेंगे? तो फिर न्यूटन बाबा ने बोला कि देखो अब मैं तुम्हें एक नई चीज बताता हूँ। क्या बताता हूँ? एक और नई कहानी बताता हूँ। उन्होंने बोला कि देखो वास्तविकता में इसमें कोई बल नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला भूत का चक्कर है भैया, आत्मा है सर यहाँ बस में। तो मैंने बोला इतनी कितनी आत्मा है भैया, हर एक गाड़ी में एक एक आत्मा, हर एक आदमी को एक एक आत्मा धक्का लगा रही है, इतने कितने भूत बन गए दुनिया में। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि देखो यार भूत प्रेत का कोई चक्कर वक्कर नहीं है। अब से हम ऐसा करेंगे कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम अगर एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में लगने लग जाए तो उसके लिए हम मानेंगे एक आभासी बल। क्या मानेंगे? एक आभासी या छदम बल। क्या बोलेंगे उस बल को? छदम बल या आभासी बल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कब लगेगा? जब तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो, एक त्वरित गाड़ी के अंदर बैठे हो, तो तुम पर लगेगा एक छदम बल या आभासी बल लगेगा। तो ये छदम बल या आभासी बल का मान कितना होगा? तो उन्होंने बोला देखिए ये भी एक बल है, तो ये बल जो होगा ये बल भी दिया जाएगा F बराबर ma से। किससे दिया जाएगा? F बराबर ma से। और ये जो बल है, ये इसमें ये जो बल है इसे हम छदम बल बोलेंगे, आभासी बल या इंग्लिश में सूडो बोलते हैं इसे, सूडो बोलते हैं बेटा। सूडो मतलब आभासी ही होता है, ठीक है, जो वास्तविकता में नहीं है। तो उन्होंने इसको ऐसा समझाया कि देखो यार जो m है वो जिस भी पिंड पे आप देखना चाहो उसका द्रव्यमान है, और जो a है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, a जो है वो निर्देश तंत्र का त्वरण है। निर्देश तंत्र का त्वरण ए है। मतलब अगर हमारी बस आगे की तरफ जा रही है तो इसमें जो त्वरण होगा वो पीछे की तरफ ए होगा। क्लियर है? और अब आप अंदर बैठे बैठे मेरा नियम लगा लो, F बराबर ma कर लो। उसने बोला अच्छा। तो फिर उसी से हमने सोचा कि अजड़त्वीय तंत्र को, है ना, अब छदम बल की परिभाषा बन गई, अजड़त्वीय तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र में परिवर्तित करने के लिए, अर्थात जड़त्व के नियम का पालन करवाने के लिए आभासी बल या छदम बल सिद्धांत का उपयोग छदम बल सिद्धांत उपयोग में लाया जाता है। मतलब कि अब इसमें F बराबर ma में कैसे लगाऊं? तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए हम लेकर आए भैया छदम बल का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रहा, छदम बल पता नहीं क्या आएगा। अरे कुछ नहीं आएगा, ऐसे तुम्हें आता है ऑलरेडी, तुम्हें आता है, चिंता मत करो, मैं फील भी करवाऊंगा तुम्हें। अच्छा, उससे पहले और छोटी छोटी सी बातें देखते हैं। मान के चलो कि मेरे पास, है ना, यहाँ पर मैं बैठा हुआ था, न्यूटन बाबा बैठे हुए थे, तो बोला चलो ठीक है, और इतना फन तो हो ही गया, लेट्स हैव टू मच फन। तो मैंने बोला कि देखो सर, अगर ये इस तरफ त्वरित हो रही है गाड़ी हमारी, तो हम पे छदम बल कहाँ लगेगा? तो मैंने बोला कि उसने पूछा कौन देख रहा है? तो मैंने बोला सर मैं ही देख रहा हूँ, मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ। तो बोला अच्छा, फिर तुम पे जो छदम बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में लगेगा। छदम बल क्या इस दिशा में होगा, और m तुम्हारा द्रव्यमान है, a इसका त्वरण है, इसलिए विपरीत दिशा में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात बताई कि यह a त्वरण जो है वो निर्देश तंत्र का त्वरण है, परंतु यह निर्देश तंत्र के त्वरण की दिशा के विपरीत कार्यरत है। मतलब किस दिशा में कार्य करता है? निर्देश तंत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब निर्देश तंत्र कहाँ है भैया? सॉरी, निर्देश तंत्र का त्वरण कहाँ है? आगे। तो मुझे बल लगा पीछे। अरे पहले से आता था ना, मैंने बोला था ना तुझे आता है पहले से। अगर मान के चले गाड़ी आगे तरफ त्वरित तो तुम पे बल कहाँ लगा? पीछे। मंदन हुआ तो तुम पे बल आगे। तो ये तुम्हें आता है पहले से, लेकिन वो बल कितना है उसका मान आज हमने सीख लिया। ऐसे मैंने बोला कि न्यूटन बाबा देखो, है ना, हम जो है हमारा वेग इस तरफ है, लेकिन हमारी गाड़ी पर है ना मंदन हो रहा है। हम जा इधर रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी पे मंदन हुआ इधर। तो अब बताओ कि यहाँ पर मुझ पे आभासी बल कहाँ लगेगा? तो उन्होंने बोला कि भैया मंदन मतलब त्वरण पीछे की तरफ हुआ।
तो तुम पर जो आभासी बल लगेगा वो ma आगे की तरफ लगेगा। क्लियर है कहानी? तो अब अगर तुम इस निर्देश तंत्र के अंदर बैठकर चीजें हल करना चाहते हो, मान के चलो तुम भी मेरे साथ बैठ गए एक चीटा बनकर, तो ये चीटा बनकर जब तुम मेरे साथ बैठे, तो अगर तुम्हें उसके अंदर बैठकर हल करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, बाहर बैठ के हल करते हो तुम्हें ऑलरेडी आता है। मैं अभी एक दो ऐसे भी एग्जाम्पल लूंगा जिसमें या जिन एग्जाम्पल्स में आपको एक बार निर्देश तंत्र के अंदर बैठकर, मतलब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंदर बैठकर और बाहर बैठकर दोनों से हल करके बता दूंगा, तो आपको क्लियरिटी बन जाएगी। अच्छा यहां से करो वहां से करो, आंसर तो वही आता है। लेकिन अब हमको सोचना है कि कहां से ज्यादा आसान पड़ेगी बात। ठीक है, चलो वैसे ही एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं हम। मान के चलो यहाँ पे बोला है कि एक, जैसे अभी हमने जो करा ना उसी को एग्जाम्पल के रूप में ले लिया मैंने। m द्रव्यमान का एक लोलक चित्रानुसार ए त्वरण से गतिशील ट्रेन की छत से लटक रहा है। साम्य अवस्था, देख अब क्या होगा, जैसे ए त्वरण आएगा, ए त्वरण ट्रेन में आया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो लोलक है, ये जो लोलक था, पहले ट्रेन रुकी हुई थी या नियत वेग से चलती तो लोलक ऐसा था, जैसे ही ट्रेन में त्वरण आएगा तो लोलक पीछे की, ये तो पक्का है सर कि लोलक पीछे की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, कि हमें पता है ट्रेन आगे त्वरित होगी तो लोलक पीछे आएगा। तो आपको होता है ना साम्य अवस्था में कोण थीटा का मान ज्ञात करिए, रस्सी में उत्पन्न तनाव का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक सवाल 1 से 1000 निशाने, ऐसा खतरनाक सवाल है। तो अरे न्यूटन बाबा यहाँ हो गया, रामलाल और न्यूटन बाबा साथ में बैठे हुए थे, तो रामलाल ने बोला देखो 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 पीछे जा रहा है, तो अभी न्यूटन बाबा ने बोला रुक मैं हल करके बताता हूं। तो अब इसको हल करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहां पर इसके अंदर बैठकर तुम्हें बिठा दिया चीटा बनाकर, तो मैंने बोला भैया देखो इसका एफबीडी बना के बताओ, इसका एफबीडी इसके अंदर, तो देख अगर बाहर से कोई व्यक्ति देख रहा है, जैसे मान लो तुम वहां बैठा हुआ है, बाहर से देख रहा है तो अरे ये तो चल रहा है, तो तुम्हें लगेगा इस पे बल जो है, इस पर सभी बल जो कार्य कर रहे हैं उनके कारण कुछ नेट त्वरण आगे की तरफ आया, ऐसा तुम्हें लगेगा बाहर से बैठकर। लेकिन अगर इसके अंदर तुम चीटा बनकर बैठ गए तो तुम्हें क्या लगेगा, अच्छा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ अंदर बैठकर यह विराम अवस्था में दिखाई देगा, है ना, मतलब ट्रेन के अंदर से लोलक मतलब बॉब, ये छोटे से गेंद है उसको एक रस्सी से बांधा है, विरामावस्था में दिखाई देगा। मतलब परिमाणी बल 0 होना चाहिए, तो इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा बाबा, तो एफबीडी बनेगा, तो इस पे सर नीचे mg लग रहा है, पीछे की तरफ अब लगेगा आभासी बल fp, क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान m, त्वरण अगर आगे है तो आभासी बल पीछे लगेगा, और इस पे एक तनाव P लग रहा है, और बोला है सर कि ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा है, तो बेटा ये वाला जो कोण होगा वो भी थीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो भाई पढ़ ले, ये बहुत ही नीच कोटि की बात है कि अगर ये दो समांतर रेखा है और यहाँ पर ये एक रेखा बनेगी तो ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। ये नहीं आता तो बहुत मुश्किल है, अंधकार है जीवन में, उसे मिटाओ। छोटी छोटी सी बातें पे रोया मत करो, है ना, चीजें समझोगे क्या, बेसिक सी बातें, बेसिक समझ क्या क्या होता है। अब हम बना रहे इसका एफबीडी, तो एफबीडी बनाएंगे सर, तो नीचे की तरफ लगेगा mg, इस तरफ लगा ma, और इस तरफ लगा तनाव T, ठीक है, और ये वाला कोण कितना है, थीटा। तो T के 2 घटक कर लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे, T के 2 घटक कर लेंगे, एक घटक आएगा इधर की तरफ और एक घटक आएगा ऊपर की तरफ, तो ये घटक हो जाएगा T cos थीटा और ये वाला घटक हो जाएगा T sin थीटा। अगर अब ये साम्य अवस्था में है, तो T cos थीटा जो होगा y दिशा से बराबर होना चाहिए mg के, और इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं T sin थीटा जो होगा वो बराबर होना चाहिए ma के। T
टी साइन थीटा जो होगा वो एम ए के बराबर होना चाहिए, टी कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर होना चाहिए। डूइंग 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 बराबर बराबर। तो हमें क्या निकालना था, हमें थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा सर, इन दोनों को अगर मान के चले, इसे समीकरण 2 बोल दिया, इसे समीकरण 1 बोल दिया, तो 2/1 अगर मैं कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होगा a/g के। सर आप कितने तेजस्वी है, देख ले, कर देता हूं मैं पूरा, मुझे क्या करना, ये दोनों को डिवाइड करा, क्यों, क्योंकि मुझे tan थीटा बनाना था, इसलिए साइन बटा कॉस किया। तो यहां पर t ने t को मारा, m ने m को मारा, तो मार काट कर क्या बना tan थीटा बराबर a/g, या थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स a/g। tan इनवर्स a/g कहने का मतलब क्या होगा, मतलब ये थीटा को, मतलब थीटा तो उसे tan को उधर ले जाएगा, मैं tan इनवर्स लिख सकता हूं a/g। क्लियर है कहानी बच्चों। अच्छा सर और भी हमसे कुछ पूछा है, और क्या पूछा है तुमसे, सर उसने पूछा है तनाव का मान कितना होगा। क्या पूछा है, तनाव का मान। तो तनाव का मान हम कैसे निकाले, देखो तनाव का मान क्या आएगा, तनाव का मान आएगा सर, अभी आपने निकाला tan थीटा जो है, tan थीटा जो है वो बराबर है a/g के। tan थीटा किसके बराबर है, a/g के, अभी हमने निकाला। तो यहाँ पे तनाव t जो t साइन थीटा था या t कॉस थीटा, कोई भी दूसरे किसी भी एक समीकरण से लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो t साइन थीटा जो था वो ma के बराबर था, t कॉस थीटा जो था वो mg के बराबर था। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अरे बोलो, यहां से अब मेरे पास tan थीटा है सर, साइन थीटा निकालना है। ओहो हो, तो बनाना पड़ेगा एक त्रिभुज जिसमें ये कोण है थीटा, ये है a, है ना, लंब, और ये आधार है g, ये हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्या होगा सर जी, अंडर रूट g का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। कैसे करा, पाइथागोरस बाबा की जय हो, कैसे करा मैंने, पाइथागोरस बाबा की जय हो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लिख सकते हैं t गुणा साइन थीटा क्या होगा, ये होगा सर a बटा वर्गमूल g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर हो जाएगा ma के। तो a ने a को मार दिया, तनाव का मान आ गया m वर्गमूल g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो एक बहुत खूबसूरत सी बात हमने सीखी कि अगर उसके अंदर बैठ के सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अब ये बाहर बैठ के सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता। क्लियर है बेटा, चलो इसी प्रकार के और सवालों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं लिफ्ट वाला केस। यार लिफ्ट वाले केस में भी हमने ये पढ़ा था, लिफ्ट वाले केस में आभासी बल कैसे लगेगा सर, आभासी बल कैसे लगेगा। देखो लिफ्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो मान के चलो लिफ्ट पहले रुकी हुई थी, जैसे हमने 3 केसेस पढ़े थे वैसे कि लिफ्ट का त्वरण 0 है, या इसका वेग नियत है, या रुकी हुई है। तीनों कंडीशन में एक ही बात होगी, इसमें आभासी बल लगने वाला नहीं है। फिर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है और लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है। तो इनमें क्या पढ़ा था हमने, देखो भैया इनमें हमने ये समझा था सर कि यहां पर अगर आपने बोला कि लिफ्ट रुकी हुई है तो इसमें आभासी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो आभासी बल में हमने सीखा सर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो त्वरण क्या है, 0 है, तो यहां पर कोई आभासी बल लगने वाला नहीं है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा ये समझते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या होगा ये समझते हैं। देखो अगर एक ऑब्जेक्ट या ये पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इसके अंदर बैठी सुंदर कन्या के साथ में मैं तुम्हें एक तितली बनाकर बिठा दूं, है ना, सुंदर कन्या के पास चीटा थोड़ी ना बनाएंगे, तितली, ठीक है, तो तितली बनाकर तुम्हें बिठा दिया। अच्छा तो तितली के पंख भी होते हैं, चलो तितली के पंख भी बना दिया। तो अब यहां पर तुम अगर बैठे हुए हो तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें क्या लगेगा कि सर अब देखो बाहर से देखते, हमने जो पहले कंडीशन डिस्कस करी थी उसमें तुम बाहर बैठे हुए थे, तो तुम बाहर से देखते, बाहर से देखते तो क्या होता, बाहर से देखते तो सर यहाँ पर बाहर से देखते तो हमने ये पढ़ा था कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, नॉर्मल और एमजी के बीच में हमने कार्य देखा था या हमने सॉल्व किया था। लेकिन किंतु परंतु यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर सर
त्वरण ए ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ नॉर्मल है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि यहां पर ए त्वरण जो कि ऊपर है, तो इसकी वजह से सुंदर कन्या पर एक आभासी बल लगेगा नीचे की तरफ ma। सुंदर कन्या पे एक आभासी बल लगेगा कितना? ma। कैसे लगा ma? क्योंकि त्वरण ऊपर की तरफ है तो आभासी बल जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा और इसका मान होगा m इंटू ए। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सर कि अगर चींटी के सापेक्ष, चींटी के सापेक्ष देख रहे हैं हम सब कुछ, चींटी के सापेक्ष, तितली के सापेक्ष, तुम्हारे जब अंदर बैठे हुए तो उसके सापेक्ष देख रहे हैं हम, तो उसमें हम लिख सकते हैं सर कि यहां पर जो इसका एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी में हमको पता चला कि सर ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ mg है और नीचे की ही तरफ ma है, तो यहां पे नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg प्लस ma, mg प्लस ma, m कॉमन आ गया तो g प्लस a, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। यही इक्वेशन हमने पहले भी दिखाई थी और इसे ही g इफेक्टिव बोला था। क्या बोलता है इसे? जी इफेक्टिव। वैसे ही यहां पर देखा जाए, तो इसमें क्या होगा? देखो अब ये ऊपर की नीचे की तरफ त्वरित हो रही है तो इसमें सूडो बल लगेगा ऊपर, सूडो या आभासी बल लगेगा ऊपर की तरफ, जिस दिशा में त्वरण है उसकी विपरीत दिशा में लगता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? यहां पर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें एफबीडी बनाएंगे सर तो इसका एफबीडी वही बनेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, अब आभासी बल ऊपर की तरफ लगेगा, सूडो ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे लगेगा mg, नीचे क्या लगेगा? mg। तो यहां पर क्या होगा? n प्लस ma बराबर होगा mg के, या n को मैं लिख सकता हूं mg माइनस ma, और इस पूरे में से हम m को कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा g माइनस a। तो देखो सूडो बल या आभासी बल से कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें आता था, बस अंदर से बैठ के देख रहे हैं तो वो उसके सापेक्ष स्थिर रहेगा। अगर स्थिर रहेगा तो स्थिर रहने की कंडीशन में क्या होगा? बस हमें देखना होता है कि परिमाणी बल शून्य होगा। ठीक है, तो करना वैसे ही है सब कुछ, बस एक नए नजरिए के साथ। चलो बेटा, तो आभासी बल के लिए इतना ही रखते हैं। इस पे और भी महत्वपूर्ण कुछ बढ़िया से सवाल है, हम आपको बिल्कुल होमवर्क में देंगे और उनको भी हम सेशंस में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक और लास्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक लाभ, है ना। यांत्रिक लाभ क्या होता है? देखो बेटा, भार तथा प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी चीज, अगर जैसे पुली है ना, 2-3 पुली का सेटअप है, तो ये क्या हमें कुछ मदद कर रहे हैं? ये क्या हमें जो भार को ऊपर उठा रहा हूं, क्या उसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं? क्या कुछ मदद कर रहे हैं? तो अगर कर रहे होंगे तो हमें एक यांत्रिक लाभ मिलेगा। मतलब देख, जैसे यहां पर एक ब्लॉक है मेरे पास, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को उठाने के लिए, है ना, इस ब्लॉक को, ये देखिए मेरे पास ब्लॉक आ गया, देखा आएगा भी, ये ब्लॉक को उठाने के लिए तो मुझे mg बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इस ब्लॉक को किसी इंक्लाइन प्लेन पर रख लिया और मैं खींच रहा हूं, है ना, या इसे ऊपर ले जा रहा हूं, या इसके अलावा मैंने पुली वुली लगा लिए और फिर मैं इसे खींच रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है कि मुझे इसके भार से कम बल लगाना पड़े और ये ऊपर उठ जाए। तो वह उसी चीज को कितने गुणा कम या कितने गुणा ज्यादा होगा, उसको हम यांत्रिक लाभ या इंग्लिश में मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इसे MA से चिन्हित किया जाता है कभी कभार। तो यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भार बटा प्रयास। क्या हो जाएगा? भार बटा प्रयास। तो भार बटा प्रयास, है ना, कितना भार था और कितना प्रयास करना पड़ा, उसके अनुपात को हम यांत्रिक लाभ कहेंगे। जैसे एक सवाल से इस बात को समझते हैं, है ना, एकदम महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, सवाल से बात को समझते हैं कि यार मान के चलो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान m है, इसे F बल लगाकर नियत वेग से ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, खींचा जाता है, तब आपको बताना इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा। तब यांत्रिक लाभ का मान
ठीक है, हमें कोण वगैरह भी दे सकते हैं, कोण का मान 37 डिग्री 53 डिग्री वगैरह दे भी सकते हैं ना, लेकिन हम उसके ऊपर बाद में जाएंगे। पहले हम बेसिकली समझते हैं यांत्रिक लाभ को इसमें कैसे हल करेंगे। तो सर अगर हमें यांत्रिक लाभ लिखना तो इसका सूत्र अभी आपने हमें बताया कि सर यांत्रिक लाभ का सूत्र होता है कि कितना भार है बटे में प्रयास। तो अगर मैं भार की बात करूं, प्रयास की बात करूं, तो क्या हो सकता है? देखो भैया, अगर मैं इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ F लगा रहा हूं तो नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा होगा। दोबारा मत पूछना कैसे आया, mg sin थीटा इस तरफ लग रहा होगा। तो अगर मुझे इसे नियत वेग से चलाना है, कैसे चलाना है बच्चों मेरे? नियत वेग से चलाना है इसे। तो नियत वेग से चलाने के लिए क्या करना होगा? नियत वेग से चलाने के लिए सर जी, नियत वेग से चलाने के लिए हमें करना होगा F बराबर जो प्रयास है हमारा, है ना। प्रयास क्या होता है? बाह्य बल। प्रयास चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रयास क्या हमारा बल है। प्रयास को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्रयास क्या है, यहाँ पे चाहो तो लिख लो अलग से कि सब प्रयास जो है, प्रयास उसका मतलब क्या होता है? बल, जो बल लगाना पड़ रहा है हमें, बाह्य बल। ठीक है, तो अब यांत्रिक लाभ क्या होगा? यांत्रिक लाभ हो जाएगा भार बटा प्रयास। तो भार कितना होता है इसका? सर भार तो mg होगा। अरे भार तो mg होगा और प्रयास कितना लगाना पड़ेगा? सर F बराबर mg sin थीटा। क्यों? क्योंकि नियत चाल से चलाना है तो F बराबर mg sin थीटा होना ही पड़ेगा। तो F भार बटे में mg sin थीटा, या mg से mg कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा sin थीटा। हमारा आंसर आ गया। थीटा का मान अगर दिया जाए, 37 डिग्री दे दिया, 53 डिग्री दे दिया, तो उठाकर आप यांत्रिक लाभ निकाल सकते हैं। यांत्रिक लाभ है तो लाभ हमेशा एक से ज्यादा होता है ना, ये भी आप समझ सकते हो कि अगर यांत्रिक लाभ या किसी मशीन का MA एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, तभी वो मशीन हमारे लिए उपयोगी होगी, वरना ऐसा क्या ये मशीन का उपयोग नहीं होगा ना, मतलब कि वो हमारे इतनी ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। वो कोई लाभ तो हानि होगी, जितना भार नहीं उससे ज्यादा मेरे को उसको बल लगाना पड़ रहा है खींचने के लिए, तो मेरे लिए हानि होगी ना। तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा? यांत्रिक लाभ का मान हमेशा एक से बड़ा आता है। देख 1 बटा sin थीटा तो 1 से बड़ा ही होगा। अरे sin थीटा का मान 0 से 1 के बीच में होता है, तो 1 बटा करूंगा तो हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा। ओहो, लो थीटा का मान अगर 37 डिग्री होता तो क्या होता? यदि थीटा 37 डिग्री होता तो क्या आंसर आता? बताना जरा। सर ये आता MA का मान आ जाता, ये हो जाता है 1 बटा sin 37, या हम लिख सकते हैं इसे 5 बटा 3। अब सोचो घर पे बैठ के मैंने 5 बटा 3 कैसे कर दिया? 3 बटा 5 होता है, उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे हम समझ सकते हैं कि मान 1 से ज्यादा आएगा। जैसे एक और सवाल कर लेते हैं। एक छात्र 5 किलो वेट के बल द्वारा 20 किलो वेट के पुस्तक के से भरे बैग को उठाता है। तो यहाँ पे यांत्रिक लाभ बताना, तो एकदम आसान सी बात, आसान सा सवाल। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे सर भार बटा प्रयास, भार बटा प्रयास। तो भार कितना है? भार है सर इसका 20, और वो प्रयास कितना कर रहा है? 5 का, तो ये 4 यांत्रिक लाभ आ गया ना। तो यांत्रिक लाभ क्या है? अनुपात है बेसिकली। तो ये हम देख सकते हैं, ये विमाहीन और मात्रकहीन होता है। विमाहीन और मात्रकहीन भौतिक राशि है। क्लियर है कहानी? तो ये छोटी मोटी बातें आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए। चलिए बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्विज के रूप में 2 सवाल करते हैं, जल्दी से इनका जवाब बताइए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने। हाँ भैया, आया जवाब। 2 द्रव्यमान 1 किलो और 2 किलो के, जवाब जान लेते हैं हम फटाफट। 2 द्रव्यमान 1 किलो और 2 किलो के एक द्रव्यमानहीन धागे के सिरे से जुड़े हैं, जो भारहीन घिरनी से गुजरता है। यह घिरनी एक स्प्रिंग तुला से बंधी है, तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा, है ना। अच्छा, तो ये तो सर आसान सी बात है क्या? हाँ बिल्कुल आसान सी बात है। ये पता कर लो कि इसमें तनाव ही पाठ्यांक होता है। तो इसमें तनाव क्या होगा सर? सबसे पहले तो इसका T पता करना पड़ेगा। मुझे फॉर्मूला याद है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो हो जाएगा सर 2 इंटू m1 कितना है? m1 है सर 2 किलो इंटू 1 किलो बटा 2 प्लस 1 इंटू जी। तो कितना हो गया सर? हो गया 4 बटा 3 इंटू 10। तो कितना आ गया? ये आ गया 40 बटा 3 न्यूटन। ठीक है,
या अगर वो हमसे केजी में पूछ रहा है तो हम इसको जी से डिवाइड कर देंगे बाद में, या जी नहीं भी करोगे तो केजी में ही रहेगा। लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा आंसर तो इस स्प्रिंग के लिए है भैया। इस स्प्रिंग में क्या होगा, इस स्प्रिंग में होगा 2t, तो ये हो जाएगा 2 × 40/3, मतलब कितना हो गया सर, 80/3 न्यूटन। या अगर वो केजी के हिसाब से बता रहा है तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि जो स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग तुला या जो नॉर्मल वेइंग मशीन भी होती है वो क्या करती है, वो मापेगी न्यूटन में, अपने आप जी से डिवाइड करेगी और हमको आंसर दे देगी। तो इसको अपने आप जी से डिवाइड कर लो, तो जो यहां पर पाठ्यांक आएगा, पाठ्यांक का मान क्या आएगा, इससे मैं 3 से ज्यादा वगैरह पूछा है तो ये हो जाएगा बटे में जी, या 10 से डिवाइड कर दो तो 8/3, या ये हो जाएगा सर 3.66 केजी, अरे सॉरी 2.66 केजी आएगा, 2.66, मतलब 3 से कम है, 3 से कम, 3 किलो से कम हमारा आंसर आएगा। इसी प्रकार से एक और बढ़िया सा सवाल स्प्रिंग पे, जल्दी से इसका जवाब बताइए। 2 किलो 3 किलो व 1 किलो के ब्लॉकों के समान ब्लॉकों से समान स्प्रिंग लगाई गई है। फिर बोला है कि 3 अलग अलग परिस्थितियां चित्र में दर्शाइए, तो x1 x2 x3 अगर इनकी वृद्धि लंबाई में वृद्धि है तो आपको बताना है x1 बड़ा होगा, x2 बड़ा होगा, x3 बड़ा होगा। जैसे अभी हमने करा एग्जैक्ट वैसे ही करना है, तनाव निकाल लो, वही हमारे आंसर आएंगे। चलो बेटा, टाइम अप कैसे करेंगे, तीनों कंडीशंस में बेटा पहले तनाव निकाल लो, जो तनाव होगा वही स्प्रिंग बल होगा, है ना। देखो क्या सोच रहा हूं मैं सोच रहा हूं तीनों में तनाव निकाल लेते हैं सर, तो तीनों का स्प्रिंग बल पता चल जाएगा। स्प्रिंग बल बराबर होता है k x k। अब बोला है कि यहां पर समान स्प्रिंग है, मतलब तीनों का k समान है, तो जिसमें स्प्रिंग बल ज्यादा उसमें लंबाई में वृद्धि ज्यादा होगी। तो यहां पर पहली वाली कंडीशन की बात करते हैं हम, पहली वाली कंडीशन की, तो यहां पे तनाव जो होगा फॉर्मूला तीनों में एक ही लगेगा, 2m1 m2 upon m1 plus m2, तो हो जाएगा 2 into, है ना। एक बार फॉर्मूला चाहो तो भले यहां लिख देता हूं, अभी पीछे वाले सवाल में भी हमने वही उपयोग करा था। तो ये कितना हो जाएगा 2 into 2 बटे में 2 plus 2 into g, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बटे में 4, तो ये 2 तो कट जाएंगे, इंटू जी, तो जो 2g क्या हो गया 2g। ये पहले वाले का तनाव आ गया। ऐसे दूसरे वाले में तनाव निकालो या स्प्रिंग बल निकालो, ये कितना हो जाएगा सर, 2 into 3 into 2 बटा 2 plus 2 into g, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 into 3 into 2 बटे में 4। अरे अयो यहाँ तो 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो इसका कैलकुलेशन तो सर खतरनाक है, अरे कोई खतरनाक नहीं, कर ले। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 6 गुना 2 12/5 जी, 12/5 को मैं चाहूं तो 2.4 लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे तीसरे वाले में देखते हैं, तो तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, तीसरी हो जाएगा सर 2 into 1 into 2 बटे में 1 plus 2 into g, है ना। वैसे तुम कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, बताता हूं अभी। ये हो जाएगा 2 into 2 बटे में 3 into g, तो ये क्या 4/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर, ये 4/3 है ना, सॉरी 4/3, हाँ 4/3 आ रहा है, 4/3 आ रहा है, तो हो जाएगा 1.66 जी। जी क्या है न्यूटन, मतलब ये जो भार है वो न्यूटन में आ गया। तो हम इससे बोल सकते हैं सर
क्या बोल सकते हैं इससे कि सर यहां पर जो पहले वाला है उसमें प्रसार कुछ होगा, सबसे ज्यादा प्रसार दूसरे वाले में होगा, तो x2 जो होगा सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा x1 होगा, सबसे छोटा x3 होगा, क्योंकि उसमें स्प्रिंग का बल कम आया है तो प्रसार भी कम आएगा। कॉमन सेंस की बात है भैया कि यहाँ पर द्रव्यमान ज्यादा थे, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, यहाँ दोनों में सबसे कम है, तो सबसे कम प्रसार इसमें आना था। सीधे भी कर सकते थे। हाँ सर मैंने तो ऐसा ही किया था। चलो बहुत बढ़िया। तो आज की कहानी के लिए इतना ही रखते हैं। हमने बाधित गति, निर्देश तंत्र और छदम बल पर चर्चा कर ली है और यांत्रिक लाभ का भी फॉर्मूला देख लिया। बाधित गति में क्या ध्यान रखना है हमें ध्यान रखना है कि T1 इंटू x1 बराबर होता है T2 इंटू x2 के। इसी प्रकार से निर्देश तंत्र तो दो होते हैं, एक जड़त्व भी होता है, एक अजड़त्व भी होता है ना। अच्छा बाधित गति में ये भी ध्यान रखेंगे T इंटू V1 T2 V2 और इसे त्वरण भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। वैसे बाधित गति वगैरह पे मतलब आज जो हमने पढ़ा उस पे नीट में जो सवाल आए वो मैं अलग से लिख दिया था ना, तो आज जो है वो थोड़ा सा जेईई ओरिएंटेड था, क्योंकि हो सकता है कि नीट में हमें आने वाले समय में जेईई लेवल के भी धीरे धीरे सवाल से पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है, तो वैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अब छदम बल, आभासी बल, इसके बारे में क्या पढ़ा कि सर यहाँ पे जो बल होगा वह जिस दिशा में त्वरण हो रहा है उसकी विपरीत दिशा में व्यक्ति पर लगेगा और इसका जो मान होता है वो m इंटू ए क्या होता है, ए जो हमारा निर्देश तंत्र है उसका जितना त्वरण यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या पढ़ा, ये सब पढ़ा हमने भार बटा प्रयास या बाह्य बल कितना लगाना पड़ेगा, ये हमारा यांत्रिक लाभ होता है। ठीक है बेटा, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क हर बार की तरह आपको ऐप में ही मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में जिसमें हम घर्षण पे चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।